बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। सीबीआई के पहुंचने से पहले ही सबूतों को नष्ट करने की कोशिश शुरू हो गई। हजारों की संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है। डॉक्टर मोमिता देवनाथ ड्रिंक कर कोई क्लब से नहीं लौट रही थी, वो तो अपने 36 घंटे की ड्यूटी पर थी। डॉक्टर मोमिता देवनाथ कोई मिनी स्कर्ट पहनकर नहीं घूम रही थी, उन्होंने तो प्रोफेशनल अपने डॉक्टर के कपड़े पहने हुए थे। डॉक्टर मोमिता देवनाथ किसी सुनसान सड़क पर अकेले नहीं जा रही थी, वो तो अपने अस्पताल में थी जहां उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। क्या अभी भी वो छोटी मानसिकता वाले लोग कहेंगे कि रेप में गलती लड़की की ही होती है? 9 अगस्त 2024 की सुबह लेडी डॉक्टर मोमिता देवनाथ की बॉडी हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में मिलती है। बॉडी के लोअर रीजन पर कोई कपड़े नहीं थे, पास में ही टूटा हुआ चश्मा और एक हेयर क्लिप बिखरा हुआ था। बॉडी के अलग अलग जगहों पर खून और चोट के काफी गहरे निशान थे। दोनों आंखों से बहता खून प्राइवेट पार्ट से लेकर चेहरे तक किसी भी अंग को नहीं बख्शा गया था। शायद ही कोई हिस्सा रहा होगा जहां तक हैवानियत ना पहुंची हो। डॉक्टर को तो भगवान कहा जाता है और जो जीवन बचाता है उसी का ही बड़ी बेरहमी से रेप करके मर्डर कर दिया गया। मोमिता देवनाथ एक 31 साल की सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थी आरजी कर कॉलेज में। रेस्पिरेटरी हेल्थ मेडिसिन के साथ साथ वो अपनी पीएचडी भी कर रही थी इन्वायरमेंटल साइंस से। हर भारत के नागरिक को पता है कि एक डॉक्टर बनना कितना कठिन है। किसी भी प्रोफेशन से ज्यादा टाइम और पैसा एक डॉक्टर को तैयार करने में लगता है। उसके बाद अपनी बची जिंदगी एक डॉक्टर अपने मरीजों को ठीक करने में गुजार देता है और इसका उसे ये सिला मिलता है। डॉक्टर मोमिता देवनाथ की 36 घंटे की ड्यूटी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लगी हुई थी। उनकी मां का कहना है कि 8 अगस्त रात 11:30 बजे उनकी अपनी बेटी से बात हुई थी, जिसमें लेडी डॉक्टर हालचाल जानने और बताने के बाद कहती है कि उन्हें वार्ड में राउंड पर जाना है। ये आखिरी बार था जब एक माँ अपनी बेटी से बात कर रही थी, क्योंकि इसके बाद जिस वारदात को अंजाम दिया जाता है उसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक अगली सुबह 11 बजे डॉक्टर के पिताजी को फोन आता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। इसके बाद सामने से फोन को काट दिया जाता है। डॉक्टर के पिता का कहना है कि उसके बाद वह लगातार फोन मिलाते हैं लेकिन सामने से कोई कॉल नहीं रिसीव करता। फिर ठीक 15 मिनट बाद 11:15 पर उन्हें कॉल आता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। इधर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले फोन आता है कि तबीयत खराब है, फिर कॉल आता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। आखिर 15 मिनट में दो अलग अलग बातें कैसे हो सकती है? क्या यह किसी सोचे समझे षड्यंत्र की शुरुआत थी? आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस घटना को ना ही केवल एक सुसाइड डिक्लेयर कर दिया बल्कि एक शर्मनाक स्टेटमेंट भी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये लड़की की ही गैर जिम्मेदारी थी कि रात में उस सेमिनार हॉल में अकेले रुकी। सब कुछ जानने के बाद भी वो बताते हैं कि लड़की किसी मानसिक सिचुएशन से गुजर रही थी कि जो उसने सुसाइड करी। जो इंसान सब कुछ जानते हुए भी इसे सुसाइड का नाम दे तो समझ जाइए कि इसके पीछे जरूर कोई राज दफन है जिसे सबसे छुपाया जा रहा था। वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है। जैसे ही लड़की के पेरेंट्स कॉलेज पहुंचते हैं तो उन्हें बाहर 3 घंटे तक बिठा कर रखा जाता है और अंदर जाने नहीं दिया जाता। 3 घंटे बाद उन्हें अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए और उनसे कहा जाता है कि आप बस एक फोटो क्लिक कर सकते हो और फिर आपको वापस बाहर भेज दिया जाएगा। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। अब जब एक माँ बाप के आगे उनकी बेटी ऐसी अवस्था में मरी पड़ी हो जिसमें उसकी दोनों आंखों से बहता खून, शरीर के निचले हिस्से पर कपड़ों का ना होना, पैरों का एकदम राइट एंगल पर खुला मिलना, पूरे शरीर पर नोचने के निशान, तो ऐसे माँ बाप के दिल पर क्या बीती होगी सोचकर ही डर लगता है। डॉक्टर मोमिता देवनाथ 36 घंटे की ड्यूटी पर थी। अपने घर वालों से बात करने के बाद वह राउंड पर जाती है। अपने अलॉटेड पेशेंट्स को चेक करने के बाद वह डिनर करने के लिए अपने 4 जूनियर कलीग्स जो कि ट्रेनीज भी थे उनके साथ सेमिनार हॉल में गई।
एक इंटर्न, एक हाउस स्टाफर और 2 पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज। रात को उन्होंने खाना ऑर्डर किया और फिर नीरज चोपड़ा का ओलंपिक्स मैच देखने लगे। रात के ठीक 2 बज रहे थे। इस सेमिनार हॉल में जाने के लिए आपको एक कॉरिडोर से होते हुए जाना पड़ता है, जहां पर एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल था। इस सेमिनार हॉल में कोई भी सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल नहीं था। समझ में ये नहीं आता कि आखिर इतने बड़े बड़े कॉलेजेस में इतने बड़े बड़े कॉरिडोर्स को कवर करने के लिए प्रॉपरली कैमरास सेटअप क्यों नहीं होते। खाना खाने के बाद उनके कलीग्स वहां से चले जाते हैं, मगर वो लेडी डॉक्टर काफी ज्यादा थक जाती है अपनी ड्यूटी देकर, तो वो लेडी डॉक्टर वहीं पर आराम करने के लिए रुक जाती है। उस रात ये आखिरी बार था जब उसके जूनियर्स द्वारा उस लेडी डॉक्टर को जिंदा देखा गया था। आरजी कर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष की स्टेटमेंट थी कि वॉज इररिस्पॉन्सिबल ऑफ द गर्ल टू बी अलोन एट नाइट। सारा ब्लेम प्रिंसिपल ने लेडी डॉक्टर पर ही डाल दिया। इस बयान के बाद वहां के पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज का खून खौल उठा और उन्होंने जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट चालू कर दी, और देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। यहाँ पर परेशान कर देने वाली बात तो यह है कि पुलिस के पहुंचने से पहले उस जगह तक को सील नहीं किया गया जहां पर बॉडी मौजूद थी, जबकि पहला इनिशिएटिव वहां के ऑफिशियल्स का होना चाहिए था कि वहां के लोगों को उस रूम के आसपास आने और जाने से रोकना, ताकि किसी भी एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो पाए। पुलिस के आने के बाद सीसीटीवी की फुटेज को चेक किया जाता है, जिसमें उन्हें ऑलमोस्ट जूनियर स्टाफ और हॉस्पिटल के ही लोग दिखे। तभी वह सीसीटीवी में एक शख्स को देखते हैं जो कि सुबह 4 बजे करीब सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। जब वो शख्स कॉरिडोर से गुजर रहा था तब उसने ब्लूटूथ नेक बैंड पहना हुआ था, और ठीक 4:37 पर जब वो वापस आया तो नेक बैंड गायब था, और ये वही नेक बैंड था जो पुलिस को लेडी डॉक्टर के पास से बरामद हुआ। जब उस शख्स के फोन से ब्लूटूथ को ऑन किया गया तो पहली बारी में ही वो नेक बैंड उसके फोन से कनेक्ट हो गया। ये शख्स था संजय रॉय। जब पुलिस संजय रॉय से पूछताछ करती है तो संजय रॉय ने कबूल कर लिया कि उसी ने ये दुष्कर्म किया है। संजय रॉय वहां पर एज अ सिविक पुलिस ड्यूटी पर लगा था। सिविक पुलिस यानी ये परमानेंट पुलिस का हिस्सा नहीं होते। इनकी ड्यूटी जनरली इमरजेंसी सिचुएशंस या फिर ट्रैफिक मॉनिटरिंग या कंट्रोलिंग में इमरजेंसी के टाइम पर लगाई जाती है। जिस संजय रॉय को वहां पर एज अ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है, उसी संजय रॉय ने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया। ये कैसी बात हुई? संजय रॉय आरजे कर कॉलेज में पेशेंट्स को बेड दिलाने के नाम पर दलाली करता था। वह लोगों को नौकरी या फिर पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर उनसे मोटी रकमें वसूल करता था। कई लोगों से तो उसने इसी के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे हुए हैं। उसके मोहल्ले वालों ने बताया कि संजय रॉय की 4 शादियां हो चुकी हैं। पहली 3 उसकी बदतमीजी और गाली गलौज जैसे बिहेवियर और टॉर्चर से परेशान होकर उसे छोड़कर चली गई, और उसकी चौथी पत्नी पिछले साल कैंसर से खत्म हो गई थी। संजय रॉय की स्टेटमेंट से पता चला कि 8 अगस्त की शाम को वो पहले एक सिविक वॉलेंटियर के साथ शराब पीने जाता है, और वहां से वो काली घाटी के रेड लाइट एरिया में गया। उसके बाद जिस पेशेंट को उसने आरजे कर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था वह उसे देखने आया। उसके बाद वो शोभा बाजार के रेड लाइट एरिया में गया, जिसके बाद उसने खूब शराब पी, और फिर वो वापस आरजे कर कॉलेज में आया, जहां से वह सेमिनार हॉल में जाता है और लेडी डॉक्टर को अकेला देख उसका बलात्कार करता है। उसके बाद वह उसे मार देता है। यह सब करने के बाद वह पुलिस बैरक में जाकर सो जाता है। एक किराएदार की भी वेरिफिकेशन के लिए उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिक्योरिटी कॉशन डिपॉजिट किया जाता है, और यहाँ पर एक सिविक पुलिस वाले को ड्यूटी पर बुलाने से पहले उसकी वेरिफिकेशन बार बार क्यों नहीं करवाई जाती। और यही नहीं, ऑन ड्यूटी पुलिस वालों की भी वेरिफिकेशन क्यों नहीं होती कि उनके कोई पिछले प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं।
अगर सरकार कहती है कि उसके पास बंदे नहीं है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, मगर खैर सिस्टम ही इतना पॉल्यूटेड है कि कभी उसे ठीक करने की कोशिश ही नहीं की गई। जो शख्स पुलिस में नहीं है वह बेखौफ होकर पुलिस बैरक में आराम से ठहर रहा है। पुलिस ने स्टेटमेंट दी कि संजय रॉय एक शराबी और एक पॉर्न एडिक्टेड है। उसके फोन में भी कई सारी अश्लील फिल्में पाई गई। पुलिस ने संजय रॉय को अकेला मुजरिम मानकर अरेस्ट कर लिया और खुद पर गर्व महसूस करने लगी। लेकिन अभी तो चीजों से पर्दा उठना शुरू भी नहीं हुआ था। इसके बाद अगले दिन पुलिस एक रिपोर्ट तैयार कर भेजती है जिसे कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी कहा जाता है। उस रिपोर्ट में मेंशन था कि प्राइवेट पार्ट्स, आंख और मुंह से खून निकल रहा था। आंखें, राइट हैंड, बेली, चेहरा, रिंग फिंगर, लिप्स, इन सब पर गहरी चोटें आई हुई थी। अब लोगों को समझ आ चुका था कि एक शराब में धुत आदमी एक 31 साल की महिला के साथ अकेले इतनी जबरदस्ती नहीं कर सकता। लोगों को लगने लगा इस केस में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है और प्रोटेस्ट इस बार और तेजी से बढ़ने लगा। शायद लोगों का शक सही निकला। वहां के जूनियर्स को मारने और धमकाने के मैसेजेस आने लगे। इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए उन्हें काफी प्रेशराइज किया गया। इस दौरान संदीप घोष, जो कि आरजे कर कॉलेज का प्रिंसिपल था, वह रिजाइन डालकर कहता है कि उसे सोशल मीडिया पर डिफेम किया जा रहा है और अगले ही दिन संदीप को नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। आरजी कर कॉलेज के लोग संदीप घोष को काफी करप्टेड इंसान कहते हैं। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। इसलिए माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। एक्स सुपरिटेंडेंट का ऐसा भी कहना है कि उन्होंने संदीप घोष जैसा खराब आदमी अपने जीवन में नहीं देखा। यहाँ पर ऐसा लगता है कि संजय रॉय तो केवल एक मोहरा है बाकी के लोगों को बचाने का। इस केस में जरूर कोई ना कोई बड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन मौजूद है। इधर बहुत सारे ब्लंडर्स हैं। सबसे पहला, पुलिस का कहना है कि इतने बड़े कॉरिडोर में एक ही सीसीटीवी कैमरा मौजूद था जो कि सेमिनार हॉल के एंट्री गेट को कवर नहीं करता था। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि जो भी कॉरिडोर में गया वह उस सेमिनार हॉल में गया ही होगा। ऐसे कैसे शक के आधार पर ही पुलिस ने केस को सॉल्व किया होगा? क्या सरकारी पैसे से ये कॉलेज का प्रिंसिपल और ऑफिशियल्स अपनी जेबें भरने में लगे हुए थे जो इनसे इतने बड़े कॉरिडोर और एक सेमिनार हॉल में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल नहीं हुआ? इस सेमिनार हॉल की इमेज के हिसाब से यहाँ पर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट गेट है, तो कुछ नहीं कह सकते कौन और कितने लोग यहाँ पर आए हो। दूसरी बात यह एक सरकारी अस्पताल है, तो आप यहाँ पर हाई क्वालिटी साउंड स्पूफिंग जैसी चीजें मौजूद हो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और यह चीज इस इमेज से भी क्लियर हो रही है। रूम्स आसपास में हैं, इतनी दूर दूर नहीं कि एक रूम से निकली आवाज दूसरे रूम तक ना पहुंच पाए। वैसे भी अस्पताल में शोर नहीं होता और उस समय रात का समय था तो शोर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जरूर अगर कोई अकेला जना आया होगा तो डॉक्टर ने बीच बचाव में शोर जरूर मचाया होगा। अब सवाल ये आता है, क्या कोई अकेला आदमी जिसने शराब पी रखी हो वह एक 31 साल की लेडी डॉक्टर को अकेले ही कंट्रोल कर सकता है, और वो भी इस तरह कि वो शोर न मचा पाए? जबकि लोगों का कहना है कि वहां से उन्हें किसी भी प्रकार का शोर या आवाज नहीं सुनाई दी। ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हो, जिसमें से एक ने डॉक्टर के मुंह को कवर कर रखा हो और बाकियों ने उसके शरीर को पकड़ा हुआ हो ताकि उनकी चीखों को दबाया जा सके। और अब आती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उस डॉक्टर की चीख दबाने के लिए उसकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया होगा। स्कल इंजरीज इस तरीके से आई हैं कि जैसे सर को मल्टीपल टाइम्स दीवार या किसी फर्श पर मारा गया हो। चेहरे पर इतनी जोर से वार किया गया है कि डॉक्टर ने जो स्पेक्स पहने थे वह टूटकर उसका कांच उनकी आंखों में चला गया, जिसके कारण वहां से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। रिपोर्ट में पेल्विक गर्डल के टूटने का जिक्र किया गया है। डॉक्टर का कहना है कि नशे में धुत आदमी के बस की बात नहीं एक पेल्विक गर्डल को तोड़ना। The amount of fluid they collected from inside her vagina, that was huge amount, and that much amount of semen may not be possible by sexual intercourse by one single man. So there is every possibility of involvement of multiple men, more than one man.
एक मेल बॉडी 15 ग्राम्स ऑफ सीमन ही प्रोड्यूस कर सकती है एट अ टाइम ऑफ सिंगल इजैक्यूलेशन। ऐसे में बॉडी से 150 ग्राम्स ऑफ सीमन का मिलना यह दर्शाता है कि यह किसी सिंगल आदमी का काम हो ही नहीं सकता। यह एक गैंग रेप है, यानी एक से ज्यादा आदमियों ने उस डॉक्टर के साथ रेप किया और उसे बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। इस वीडियो को मैं एक बारी में नहीं बना पा रहा हूं, बार बार आंखें लाल हो रही हैं और गुस्सा इतना आ रहा है कि आंसुओं के जरिए बाहर निकल रहा है। एज पर रिपोर्ट, गला दबाने से थायराइड कार्टिलेज के टूट जाने की वजह से डॉक्टर की जान चली गई। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर रोडों पर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन किसके खिलाफ? वो खुद ही वहां पे चीफ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, फिर प्रदर्शन किसके लिए? किससे न्याय मांग रही है? किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है? पता नहीं कुछ। लोगों के बढ़ते गुस्से और प्रोटेस्ट को देखते हुए हाई कोर्ट ने यह केस कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया। ये दर्शाता है कि बॉलीवुड की पुलिस और असली पुलिस में कितना बड़ा अंतर है। ये पुलिस की नाकामयाबी को ही दर्शाता है कि किस तरह असली मुजरिम तक एक पुलिस नहीं पहुंच पाती। इस केस को शुरुआत से ही एक गलत डायरेक्शन में ले जाने का सबसे बड़ा हिस्सा था विनीत कुमार गोयल को यह केस सौंपना, क्योंकि विनीत कुमार गोयल पर 2013 में कामदुनी गैंगरेप जैसे केस में आरोपियों से मिलीभगत और लापरवाही का आरोप है। अब जब एक आईपीएस पोस्ट पर बैठा बंदा ऐसे करेगा तो एक आम आदमी इंसाफ की उम्मीद किससे लगाए? अब जब टॉप हायरार्की ही करप्टेड है तो लोअर ऑफिशियल्स का भी करप्टेड होना तय है। सीबीआई को केस सौंपने के बाद तो असली खेल को शुरू किया जाता है। सीबीआई के पहुंचने से पहले ही सेमिनार हॉल के आसपास तोड़फोड़ की जाने लगी रेनोवेशन के नाम पे। इतने टाइम से तो हॉस्पिटल को खंडर बना रखा था, फिर केस के बीच में रेनोवेशन कैसे याद आई? जब ऐसा कर वह लोग कामयाब नहीं हो पाए तो रात में 100 गुंडे भेजकर कॉलेज में तोड़फोड़ करवाई गई। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए, ताकि वहां से एविडेंस को मिटाया जा सके और वहां पर मौजूद लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उनका मनोबल तोड़ा जा सके। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जस्टिस इज नॉट इनफ, वी नीड अ चेंज नाउ। सिर्फ इंसाफ से कुछ नहीं होगा, जरूरत है इस सिस्टम को बदलने की, वरना कल कोई और ज्योति, कल कोई और दामिनी, कल कोई और मोमिता रेप कर मार दी जाएगी। मेरी आपसे यह विनती है कि यह कहानी पहुंचनी चाहिए हर एक इंसान तक जब तक यह सिस्टम नहीं बदल जाता।